जय हिंद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की जांच कर रहे एक इंस्पेक्टर और थाने के एसएचओ को एक कॉल आता है। फोन की तरफ जब वो देखता है तो ये फोन किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी का था। उसे वैसे ही पता चल जाता है। अब वो कोने में जाकर फोन उठाता है और फोन उठाकर जैसे ही दूसरी तरफ से अधिकारी अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये जो इंस्पेक्टर है वो सम्मान के तौर पर इस कथित आईपीएस अधिकारी को जय हिंद कहकर उसके बाद उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी, उनकी बातें सुननी शुरू कर देता है। काफी देर तक दोनों के बीच में बातें होती हैं। उसके बाद ये अधिकारी अपने केस की विवेचना में लग जाता है। इस बीच इस अधिकारी के मन में ख्याल आता है कि सीनियर आईपीएस अधिकारी मैडम से एक बार फिर से बातचीत की जाए। पर जब वो मैडम के बारे में कुछ खोजबीन करने लगता है, उनके बैच को, उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग को ढूंढने लगता है, तो उसके सामने जो सच निकलकर सामने आता है उसे सुनकर और देखकर ना सिर्फ इस इंस्पेक्टर बल्कि उनकी पूरी टीम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा, जहां पर अगस्त 2024 में एक व्यक्ति जो साहिल अग्रवाल नाम का है, उम्र है तकरीबन 30 वर्ष, वो अपनी सेक्टर 137 स्थित सोसाइटी में बड़े खुशी से जीवन बिता रहा था। अचानक से एक दिन खबर मिलती है कि साहिल की अपने 7वें मंजिल पर स्थित फ्लैट से कूदकर यानी नीचे गिरकर मौत हो गई है। इसके बाद सोसाइटी के लोग भी इकट्ठे होते हैं और सभी आपस में आधे आधे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का यह मानना था कि साहिल हो सकता है कि उसने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की हो, और कुछ लोगों का यह मानना था कि हो सकता है कि साहिल की हत्या की कोशिश की गई हो, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंचती है, एफआईआर रजिस्टर की जाती है और साहिल की मौत के मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी जांच शुरू कर देता है। अब जो साहिल का परिवार है उसका रो बिलख कर काफी बुरा हाल था। जो परिवार है वो ये चाहता था कि किसी भी तरह से उसे न्याय मिले। अब जो साहिल का भाई है वो किसी तरह से एक कथित आईपीएस अधिकारी को जानता था, एक महिला आईपीएस अधिकारी को जानता था। वो कथित सीनियर आईपीएस अधिकारी महिला से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमारे भाई की बड़ी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई है, कृपया करके इस मैटर में हमें न्याय दिलवा दीजिए। दूसरा, उनको शक था कि उनकी भाभी भी इस हत्या के पीछे हो सकती है, इसलिए सिर्फ 2 मांगे थी कि एक तो इस पूरे मामले में हत्या का मामला रजिस्टर हो जाए, दूसरा जो भाभी हैं अगर उन्होंने इस गुनाह को किया है तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। अब जैसे ही कथित आईपीएस अधिकारी जोया को यह बात पता चलती है तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने स्तर पर कोशिश करती हूं। अब जो ये कथित आईपीएस अफसर है वो सीधा जो थाने का इंचार्ज है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको फोन लगाती है और जैसे ही इस इंस्पेक्टर के फोन की घंटी बजती है उसे ट्रू कॉलर पर पता चल जाता है कि ये किसी आईपीएस अधिकारी का फोन है। अब मन में जो सबसे पहली चीज आती है, या तो आईपीएस अधिकारी या किसी बड़े मंत्री का रूट लगना होगा या फिर कोई काम होगा, इसी वजह से मुझे ये फोन आ रहा है। इसलिए ये इंस्पेक्टर साइड में जाकर इस कॉल को अटेंड करता है। अब कॉल को जैसे ही अटेंड करता है तो सबसे पहले जो सत्कार के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर जय हिंद कहा जाता है। जब दूसरी तरफ से ये कथित आईपीएस अधिकारी अपना इंट्रोडक्शन देती है तो जो इंस्पेक्टर है वो सम्मान की नजरों से उन्हें देखता है और उनकी सारी बातों पर गौर करने के लिए और निर्देशों का पालन करने की बात करता है। अब ये जो कथित आईपीएस अफसर थी, उन्होंने कहा था कि क्या तुम साहिल मर्डर केस के बारे में जानते हो? तो इंस्पेक्टर कहता है जी हाँ मैडम, मैं जानता हूं और अगस्त के महीने में ये मौत हुई है और उस केस की विवेचना भी की जा रही है। अब ये कथित आईपीएस अफसर इंस्पेक्टर साहब को कहती है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो तुम शायद बेहतर जानते होगे, पर इसमें हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि साहिल ने खुद अपनी जीवन लीला खत्म की है। दूसरा, उनकी पत्नी है नेहा, उसको गिरफ्तार करो जल्द से जल्द,
क्योंकि इस हत्या में पत्नी का हाथ सबसे ज्यादा है। अब जैसे ही आईपीएस अधिकारी ये बात कहती है, इंस्पेक्टर सारी बात सुन लेता है और उसके बाद कहता है कि मैडम जो भी न्याय संगत होगा वो हम जरूर करेंगे। फोन रख दिया जाता है। अब फोन रखने के बाद इंस्पेक्टर अपने घोड़े दौड़ाने शुरू करता है। वो एक बार उस एंगल से देखता है जिस एंगल से इस कथित सीनियर आईपीएस अधिकारी ने उसे कहा था। वो देखता है कि क्या पत्नी की गलती है, क्या इस मामले में हत्या का मामला रजिस्टर होना चाहिए या फिर कोई और मामला रजिस्टर होना चाहिए। बहरहाल ये इंस्पेक्टर इस कथित आईपीएस अधिकारी के बारे में एक दो लोगों से पता करता है तो पता नहीं लगता। अब मन में ख्याल आया, हो सकता है कि ये आईपीएस अधिकारी किसी और स्टेट की हो सकता है कि वो यूएन में पोस्टेड हो या कहीं और पोस्टेड हो। अब धीरे धीरे जो इंस्पेक्टर साहब हैं, जो थाने के प्रभारी हैं, वो आईपीएस अधिकारी का बैच, उनका कैडर ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है। अब जब जोया अख्तर नाम की इस कथित आईपीएस अधिकारी का कोई भी सुराग नहीं मिलता, उनका कैडर नहीं पता चलता, उनका बैच नहीं पता चलता, तो भी उसके मन में यह ख्याल आता है कि हो सकता है कि मैडम सीक्रेट सर्विस की अधिकारी हो और उनकी जो डिटेल्स है वो गूगल पर ना दी गई हो। और इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी छानबीन आईपीएस अधिकारी के लिए भी शुरू कर देता है। अब इंस्पेक्टर साहब उस नंबर को चेक करते हैं जिस नंबर से कॉल आया था। अभी जो कॉल आया था वो सीधे तौर पर एक सरकारी नंबर था और अधिकारी का नंबर था। उसे देखकर किसी भी तरह से शक हो ही नहीं रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने साइबर सेल की भी मदद ली। उसके बाद चेक करवाया गया तो जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर इंस्पेक्टर साहब के भी रोंगटे खड़े हो गए, उनकी टीम के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये जो फोन आया था वो इंस्पेक्टर साहब को किसी सरकारी नंबर से नहीं बल्कि एक प्राइवेट नंबर से आया था, जिसे पोर्ट करके एक सरकारी नंबर दिखाया गया और उससे इंस्पेक्टर साहब को कॉल किया गया। ये जो मोडस ऑपरेंडाई थी वो कुछ ऐसी थी कि एक पोर्टशिप करके एप्लीकेशन होती है, उसकी मदद से एक दूसरे सर्वर पर रूट करके कॉल को किया गया था, जिससे कि ओरिजिनल नंबर कॉल सुनने वाले को ना पता चल सके और जो नंबर हम दिखाना चाहते हैं वो नंबर उसे दिखे। ऐसा ही कुछ इंस्पेक्टर साहब को दिख भी रहा था और यह सच जानकर इंस्पेक्टर साहब हैरान भी रह गए थे। उसके बाद इस कथित आईपीएस अधिकारी की खोजबीन शुरू हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो खुलासे हुए जो सुनकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस कथित आईपीएस अधिकारी को कुछ पुलिस वालों ने भी पहचान लिया था और पता चला कि साल 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री का दौरा मेरठ में था तो उस समय भी ये कथित आईपीएस अधिकारी काफी वहां पर चर्चा में थी और सुर्खियों में थी। दरअसल ये कथित अधिकारी वहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए थी और 4-5 दिन लगातार अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी पर्सनल के साथ, सुरक्षा दस्ते के साथ ये वहां पर घूम रही थी। लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी में ये जैसे घूम रही थी तो सभी पुलिस वाले इन्हें सैल्यूट मारने पर भी मजबूर थे। अब इसके बाद जब इनकी एक्टिविटीज को लेकर शक हुआ, जब छापा मारा गया तो पता चला कि इनके पास तो यूनाइटेड नेशंस का आई कार्ड भी है। इसके साथ ही उनके पास लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी, पिस्टल, एक सिल्वर मर्सिडीज कार, लैपटॉप, कई एंड्रॉइड फोन, ये सब बरामद हुए। अब जब इंस्पेक्टर साहब ने इन मैडम का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि ये कथित आईपीएस अफसर जोया अख्तर 4 बार जेल जा चुकी हैं। वो कभी अपने आप को आईएएस अधिकारी बताती हैं, कभी आईपीएस, कभी आईएफएस अधिकारी बताती हैं, कभी रॉ का अफसर, कभी आईबी का अफसर, कभी किसी स्टेट के कैडर का अफसर बताती हैं, कभी आईजी, कभी डीआईजी बनकर लोगों को, अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करके अपने काम करवाती हैं। और जब इन्फ्लुएंस करके काम हो जाते हैं तो उसके बिना पर लोगों से पैसे लेती हैं और अपनी समाज में इज्जत को बरकरार रखती है। जब जांच आगे बढ़ी तो यह भी पता चला कि साल 2019 में ही मैडम ने कई जगह अपने आप को केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा के सिक्योरिटी भी मांगी थी। कई जिलों के एसएसपी को सीधे मैसेज कर दिया करती थी कि मुझे एस्कॉर्ट चाहिए और कई जगह उन्हें एस्कॉर्ट मिल भी जाया करती थी, कई सुरक्षा कर्मी मिल जाया करते थे। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। अब 4 बार जब मैडम गिरफ्तार हुई वो भी आपको बताते हैं। एक गिरफ्तारी हुई साल 2019 के अप्रैल महीने में जो कि नोएडा से हुई। फिर इनको
मेरठ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद साल 2023 में गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई, जब ये अपने आप को एक सीनियर आईएफएस अधिकारी बता रही थी और वहां पर भी पुलिस थाने में फोन करके अपने लिए एस्कॉर्ट मंगवा रही थी। उस समय भी शक होने की स्थिति में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिर इन्हें गिरफ्तार अब किया गया जब ये एक पुलिस के इंस्पेक्टर को विवेचना में बदलाव करने के लिए कह रही थी, संगीन धाराएं लगाने के लिए कह रही थी और एक मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। बहरहाल इस फर्जी महिला आईपीएस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो भी इनकी बैकग्राउंडिंग है उसे लगातार खंगालने की भी कोशिश की गई। जोया अख्तर के बारे में छानबीन करने पर यह भी पता चला कि उन्होंने पहले यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी भी की हुई है। यूपीएससी की परीक्षा में असफल रहने के बाद पीसीएस की परीक्षा में भी 2 अटेम्प्ट दिए, पर उनमें भी जोया अख्तर असफल रही और उसके बाद उसने हार नहीं मानी। उसके बाद उसने नकली आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया। इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यह मिलती है कि आप कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। जिस तरह से जोया अख्तर ने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना आईएएस या आईपीएस अधिकारी वाला रौब झाड़कर खुशी हासिल की, वो खुशी हासिल करने की या पैसा कमाने की आप कोशिश कतई ना करें। यह समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंचते हैं। जोया अख्तर तक भी कानून के हाथ पहुंचे हैं, एक बार नहीं बल्कि 4 बार उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। जय हिंद।